हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपके लिए एक श्रेष्ठतम सीरीज की शुरुआत की है। इस श्रेष्ठतम सीरीज का मकसद ये है कि हम आपको प्रति माह में 2 बार आपको 2 टॉपिक दिया करेंगे। उन टॉपिक को अपनी तरफ से हम पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको कंप्लीट कराएंगे। साथ ही आपसे हम ये कहेंगे कि आप इसे हमें 10 से 15 दिन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली इसे सबमिट करें। और जो भी पर्सन काफ़ी अच्छा इस टॉपिक को कवर करेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे लिखेगा, उसे हम पुरस्कृत भी करेंगे। और ये पुरस्कार केवल टॉप 1 के लिए नहीं है, टॉप 2 के लिए भी है और टॉप 3 के लिए है। क्लियर? तो आप जैसा कि जानते हैं, आंसर राइटिंग की सीरीज में ऑलरेडी हम आप लोगों को पुरस्कृत ही करते हैं। जब आप में से कोई भी पर्सन 30 या 25 आंसर राइटिंग करता है और हमें चेक कराता है। क्लियर? तो उसी दिशा में बढ़ते हुए हमने इस सीरीज को लॉन्च किया था। क्लियर? तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नए भारत के निर्माण में सिविल सेवा की सार्थकता। इससे संबद्ध हम आपको लगभग सभी पॉइंट्स कवर करा देंगे। इसके अलावा हम आपसे ये कहेंगे कि आप YouTube पर काफ़ी सारे टॉपिक को इसी से रिलेटेड सर्च करें, वहाँ से कई सारे पॉइंट ऐड करें और उन पॉइंट को ऐड करने के बाद एक अच्छी सी कहानी गढ़ के आप हमारे पास 28 फरवरी तक सबमिट करा दें। क्लियर? और फिर आप में से जो व्यक्ति अच्छा लिखेगा उसको हम सरप्राइज देंगे, गिफ्ट देंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्रेष्ठतम सीरीज का पार्ट 1 है, अर्थात इसमें हम आज पहला टॉपिक जो है वो है नए भारत के निर्माण में सिविल सेवा की सार्थकता। इसे कंप्लीट करेंगे। इसे कंप्लीट करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जो कि इस सीरीज के मकसद को आपको प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि आप में से कई सारे लोगों का कमेंट्स आया कि क्या सर ये ऐसे राइटिंग की तरह होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ना तो ये ऐसे राइटिंग होगा और ना ही ये लेख होगा। ये ऐसे राइटिंग और लेख से हटकर होगा, अर्थात ये आपके लिए कई प्रकार के प्रोजेक्ट होंगे। और इन प्रोजेक्ट का मकसद तो यही है कि हम आपको उस विषय से संबद्ध पूरी एक हॉलिस्टिक अप्रोच दे दें, या आपको अगर उस विषय से संबद्ध ऐसे राइटिंग करने को आए तो आप उसे अच्छे से लिख सकें और टैकल कर सकें। साथ ही आपके अंदर खोजने की एक प्रवृत्ति भी डेवलप हो। क्यों? क्योंकि जब हम आपको यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स बता रहे होंगे तो हम आपको कई सारी फिर लिंक्स बताएंगे कि आप YouTube पर जाके उन लिंक्स को सर्च करें और वहाँ से उनके ऑडियो और वीडियो विजुअल को सुनें। और सुनने के बाद कई सारे पॉइंट अब्स्ट्रैक्ट करके इसमें इंक्लूड करें। तो इससे क्या होगा कि आप हमारे साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थात सहभागिता का भाव व्यक्त करके आप इस प्रश्न को और अच्छे से टैकल करवाएंगे। आप जब ऐसा करेंगे तो हम आपकी इस मेहनत की सार्थकता को व्यर्थ नहीं होने देंगे। आपकी इस मेहनत को हम प्रमोट करेंगे, उससे प्राइस करेंगे। क्लियर? तो आप समझ गए कि इसका क्या मकसद है। अब क्या होगा कि हम आपको इस टॉपिक को अभी पूरा इनकोड करेंगे। इससे रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कई सारे ब्लॉग्स, कई सारे न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट, कई सारे एडिटोरियल और कई सारे ऐसे वीडियो या ऑडियो विजुअल जिनको कंप्लीट करना था हम उनको कर देंगे। 2-3 ऑडियो रह जाएंगे, वो हम आपको बता देंगे और आप उन्हें यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और वहाँ से सुनकर आप उसको और अच्छे से लिख लें। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। साथ ही आप में से जो लोग भी इसे लिख कर देगा तो वो टेलीग्राम पे मत भेजना, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन पे पर्सनली आप उसे क्लिक करना, ग्रुप में जाना, वहाँ पे ऑनर को सीधे वहाँ क्लिक करना और 28 फरवरी की शाम 6 बजे तक आप उसे सबमिट करा दें। क्लियर? हम उसे 2 दिन में चेक करके 1 या 2 मार्च को प्राइस का अनाउंस कर देंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं वास्तव में इसे हमें कैसे इनकोड करना है। तो आप आजकल एक काफ़ी ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे न्यू इंडिया का, और न्यू इंडिया के साथ साथ आप इससे कई वर्ष पहले एक और वर्ड सुने होंगे, आइडिया ऑफ इंडिया। आखिरकार न्यू इंडिया क्या है और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, इसे हम कभी इंडिपेंडेंट रूप से और अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ इस न्यू इंडिया के निर्माण में सिविल सेवा की सार्थकता का प्रश्न है, तो हम केवल इसी के इर्द गिर्द रहेंगे कि आखिरकार सामान्य रूप से न्यू इंडिया का मतलब क्या है और इस न्यू इंडिया में
सब लोग अपनी पार्टिसिपेटरी इंश्योर कर रहे हैं, तो उस पार्टिसिपेटरी में, उस सहभागिता में सिविल सर्विसेज का क्या रोल हो सकता है नए भारत के निर्माण में? क्या इनका रोल अच्छा होगा तो इनको हम बनाए रखें, या फिर हम इनको समाप्त कर दें, या इनमें किसी प्रकार के हम चेंजेस लाएं? उन सारे फीचर्स को हम पढ़ेंगे। और क्या सरकार इसमें कई सारे चेंजेस लाई है, और लाई है तो उनकी क्या सार्थकता है न्यू इंडिया के विजन को फुलफिल करने में। क्लियर? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये वास्तव में न्यू इंडिया है क्या, जिससे हम ये समझें कि नए भारत के निर्माण में हम सिविल सेवा को श्योर कर पाएँ। तो अगर आप ये समझ गए कि न्यू इंडिया है क्या, और साथ ही अगर आप ये समझ गए कि न्यू इंडिया के गोल्स क्या हैं, न्यू इंडिया के टारगेट्स क्या हैं, और न्यू इंडिया की टाइमलाइन क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि सिविल सेवा की उसमें क्या सार्थकता हो सकती है, सिविल सेवा का उसमें क्या रोल हो सकता है, सिविल सेवा किस प्रकार नए इंडिया के निर्माण में एक सहायक हो सकती है। क्लियर? तो जब भी हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो आप जब प्राचीन काल में जाएंगे तब भी इंडिया के आइडिया को उतना प्रमोट नहीं किया गया जितना कि जब राष्ट्र राज्य के निर्माण की शुरुआत हुई, खास तौर पर मॉडर्न इंडिया में। क्लियर? हालांकि उस समय सिंधु, हिंदू ऐसे वर्ड्स आते थे, आर्यावर्त नाम आता था, आप जम्बू द्वीपे सुनते थे, आप भारतवर्ष से सुनते थे, भरत खंडे सुनते थे, लेकिन न्यू इंडिया का विजन उस समय नहीं था। अर्थात ये जो न्यू इंडिया की संकल्पना है ये आधुनिक है, ये पुरातन नहीं है। क्लियर? न्यू इंडिया जब आप देखोगे तो मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ते हो, आधुनिक भारत जब आप पढ़ते हो, तो उस मॉडर्न इंडिया में आप एनी बेसेंट को देखोगे तो उनके पत्र का ही नाम था न्यू इंडिया। आप गांधी को देखोगे, उनके पत्र का नाम था यंग इंडिया। तो ये सब पत्र ऐसा क्यों लिखते थे कि जिसमें यंग इंडिया की बात हो, जिसमें न्यू इंडिया की बात हो? तो क्या ये न्यू इंडिया एनी बेसेंट से प्रेरित है, या न्यू इंडिया वर्तमान संदर्भ की तकनीकी और प्रौद्योगिकी और वर्तमान बदलती वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम है? तो इसको समझने के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी के उस स्पीच की ओर जाना पड़ेगा, जब उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा और राज्यसभा में दिया। उन्होंने वो कौन से विजन रखे, या उन्होंने वो कौन से गोल सेट किए जिनके माध्यम से हम अपने न्यू इंडिया का निर्माण कर सकते हैं, और अगर हम न्यू इंडिया का निर्माण करेंगे तो वास्तव में ये हमारे करंट या मॉडर्न इंडिया से किस प्रकार भिन्न है। क्लियर? अब यहाँ पे डिबेट क्या हो गई, न्यू इंडिया वर्सेस मॉडर्न इंडिया। क्लियर? तो आप इतने कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। फिर बात आती है कि जब हम ये कहते हैं कि हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने जिस प्रकार आगे आने वाले 5 वर्षों में देश को आज़ादी दिला दी, तो क्या केवल उन्हीं 5 वर्षों के माध्यम से हमने अपने मॉडर्न इंडिया को चेंज कर दिया? तो क्या उसी तरीके से हम 2017 में आज़ादी के भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ से 2022 तक आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तक में क्या नए भारत का निर्माण कर पाएंगे? और नए भारत का जब हम निर्माण करेंगे तो वो कौन से ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कौन सी वो चुनौतियां आएंगी, और उन चुनौतियों से निपटने में कि किस प्रकार सिविल सेवा सार्थक हो सकती है। क्लियर? आपसे वास्तव में ऐसा ही ये टॉपिक पूछा है। क्लियर? तो अब हम पहले एक एक करके इसको इनकोड करेंगे, और फिर वहीं पे हम उन लाइंस को डिस्क्राइब करते जाएंगे, और आपका काम होगा उन सभी लाइन को एक साथ अरेंज करना, और अरेंज करके अपनी बेहतरीन कहानी गढ़ना। क्लियर? तो मैं इसमें इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपटीशन है। क्लियर? और मैंने अगर आपको सब कुछ बता दिया तो फिर आपका इनोवेशन क्या होगा? इसीलिए मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स दूंगा, कहानी आपको गढ़नी है। क्लियर? तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप नहीं गढ़ सकते, आप गढ़ सकते हैं। आप अच्छा गढ़ें या बुरा गढ़ें, आप गढ़ें तो कम से कम। क्लियर? तो देखते हैं। पहला है नए भारत का मतलब क्या है, हम ये बताएंगे। इसके पार्टिसिपेटरी कौन से हैं, अर्थात स्टेक होल्डर कौन से हैं, जैसे विद्यार्थी हैं, मानव है, स्त्री है, पुरुष है, राजनेता हैं,
देश के एनजीओज़ हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सभी हैं, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इसकी प्रशासनिक शैली क्या है, अर्थात सिविल सेवा का क्या रोल है, आर्मी का क्या रोल है, पुलिस का क्या रोल है, ये कई सारे जो हमारे देश की आन बान शान, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अपना अहम रोल प्ले करते हैं, उनका क्या योगदान। और वर्तमान व भविष्य की आवश्यकता क्यों है, वर्तमान संदर्भ में हम देखें और आने वाले कल के लिए देखें तो हम क्यों नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं और नए भारत के निर्माण में हम किस प्रकार हर एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं। क्लियर। फिर है इन सब का विश्लेषण करेंगे और फिर जाते जाते एक बेहतर निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्ष जो होगा हमारा वो नए इंडिया और ओल्ड इंडिया को कंपैरिजन करते हुए होगा और उसमें कई सारे ऐसे यक्ष प्रश्न होंगे जो इस बात को श्योर करेंगे कि हम न्यू इंडिया के विज़न को कहाँ तक अचीव करने में सफल हो पाएंगे। क्लियर। तो इन सब चीज़ को देखेंगे। इससे पहले हम आपको एक कविता बताते हैं। इस कविता को अगर आप पूरा पढ़ लिए और इस कविता के मर्म को अगर आप समझ गए तो आप न्यू इंडिया में सिविल सेवा की भूमिका को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। और इसी कविता को हमने अपने आगे के सभी पेजेस में पॉइंट बाय फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। आप कह सकते हो ये इस तरीके से इस टॉपिक की प्रस्तावना है जिसमें आगे आने वाली कहानी का पूरा प्रारूप शामिल है। क्लियर। तो कविता है क्या, ये कविता है, मन की बात जनगण से करें, आओ नए भारत का निर्माण करें, सबका अपना अपना जिसमें हक होगा, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक राष्ट्र वो होगा, आओ सब मिलकर ये शुरुआत करें, आओ नए भारत का निर्माण करें, आशा हो विश्वास हो जिसमें जन जन की बात हो, आओ सब मिलकर वो स्वर बने, आओ नए भारत का निर्माण करें, लहराएं खुशियां खेत खलियानों में, चिराग जलें अंधेर खंडहर वीरानों में, आओ सब मिलकर वो लो तैयार करें, आओ नए भारत का निर्माण करें, बेटा बेटी में कोई फर्क न होगा, दोनों का एक सम अधिकार होगा, आओ सब मिलकर ये प्रण करें, आओ नए भारत का निर्माण करें, सोने की चिड़िया फिर इसे बना देंगे, अपनी अमिट पहचान जग को करा देंगे, आओ सब मिलकर ये संकल्प करें, आओ नए भारत का निर्माण करें, आओ नए भारत का निर्माण करें। अर्थात इसमें हमने लिंग भेद की बात की है, इसमें सामाजिक समता की बात की है, इसमें धार्मिक एकता की बात की है, इसमें भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात की है, इसमें हम भारत के राजनेताओं को या भारत की राजनीति को जनगण से प्रेरित करने की बात की है, इसमें हम किसान की आय को दोगुनी करने की बात की है। क्लियर। तो ये सारे इसमें इंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम पॉइंट बाय फॉर्म में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर। जब बात आती है नए भारत के निर्माण की, जब बात आती है आइडिया ऑफ इंडिया की, तो वास्तव में हमें ये समझना पड़ेगा कि आइडिया ऑफ इंडिया के पीछे के टारगेट्स क्या हैं, इनका गोल्स क्या है और इनको अचीव करने के लिए वो कौन कौन से प्रोविजंस अपनाए जा रहे हैं। तो नए इंडिया के निर्माण के बाद 75वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में की गई, जिसमें संकल्प से सिद्धि अर्थात 2017 से 2022 तक आने वाले 5 वर्षों में हर एक पर्सन को एक संकल्प लेना होगा। वो संकल्प देश की विविधता, देश की एकता, देश की अखंडता और अक्षुण्णता रखने के लिए प्रेरित होगा। इसमें हर व्यक्ति ये कहेगा कि वो देश के निर्माण में क्या रोल प्ले करेगा। जैसे आप में से हर एक का संकल्प है आप आईएएस बन जाओगे और आईएएस बन के सिविल सेवा के माध्यम से से जन उन सुदूर पूर्व और सुदूर दक्षिण में रहने वाले लोगों की आप मदद करोगे, उन्हें भारत की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करोगे। और यही बात गांधी के उस नारे में भी दिखती है, अर्थात आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इस बात के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इस बात के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये इतिहास के गौरव गाथा की नहीं होगी, बल्कि आगे बढ़कर अब होगी भविष्य की गाथा लिखने की। इतिहास में तो हमने कई सारी ऐसी गाथाएं लिखी, इतिहास में तो हमने राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से कई प्रकार की यातनाओं को सहने के बावजूद भी आज़ाद हुए और हमारी एक वहाँ पे अमिट छाप बनी। लेकिन आगे आने वाले समय में
भविष्य में लोग हमें किस नाम से याद रखेंगे, भविष्य में लोग हमें किस रूप में याद रखेंगे, भविष्य में लोग हमारी किस प्रकार की डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे, हम उसको गढ़ने के लिए नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, अर्थात मेकिंग अ न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब हम शपथ क्या लेते हैं? हर व्यक्ति शपथ लेता है कि भ्रष्टाचार से हम मुक्त करेंगे, गंदगी से मुक्ति पाएंगे। गंदगी का मतलब ये नहीं है जो बाहरी गंदगी कूड़ा कचरा दिखता है, गंदगी का मतलब है आपके अंदर जो विद्वेष है, जो दुराभाव है, जो घृणा है, जो लालच है, जो कामुकता है, इन सभी गंदगियों से हम दूर होंगे। हम महिलाओं के प्रति जो हमारे आप कह सकते हो सुरक्षा का जो सवाल है, महिलाओं के प्रति जो भय का माहौल क्रिएट है, उसे दूर करेंगे। क्लियर। गरीबी से मुक्ति। गरीबी से मतलब कि जो पर्सन गरीब है, धरावी की बस्ती जब एंटीला भवन के सामने दिखती है, तो ऐसी गरीबी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। कोशिश मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, होता है क्या ना कि जब आप एक्सट्रीम वर्ड लिख देते हो कि गरीबी को पूरी तरह से मुक्त कर देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, कोशिश करेंगे, मतलब मुख्य धारा में उनको लाने का प्रयास करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, आतंकवाद मुक्त बनाएंगे, सांप्रदायिकता को हर संभव तरीके से दूर करेंगे। और ख़ास तौर पर इस समय तो बेहद ज़रूरी है जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती हैं। जातिवाद और संप्रदायवाद की इस प्रथा को समाप्त करेंगे। जो लोग इस समय शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। जो लोग माली न्यूट्रिशन का शिकार हैं, अर्थात जिनमें कुपोषण की समस्या है, जिनको उचित भोजन नहीं मिल पाता या जिनके भोजन में उचित पोषण नहीं होता, उसे कोशिश करेंगे देने की। और अब ये बात करो या मरो के नारे पर आधारित नहीं होगी। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का। बट अब ये नारा होगा हम करेंगे और करके रहेंगे, अर्थात इन सभी समस्याओं को हम हर हाल में मुक्त करेंगे। इन सभी समस्याओं से जब हम मुक्ति पा लेंगे, तभी वास्तव में एक नए भारत का निर्माण होगा और उस नए भारत में सब अपने आप को इक्वल पाएंगे। क्लियर। कुल मिलाकर सशक्त, समृद्ध, स्वच्छ और वैभवशाली भारत के निर्माण की संकल्पना है एक नए भारत के निर्माण में। क्लियर। पूरे देश का एक संतुलित डेवलपमेंट है। अंतिम से अंतिम जन, सुदूर पूर्व से रहने वाले सुदूर दक्षिण के लोगों को भी ये लगे कि हाँ, उनके यहाँ भी समृद्धि आई है, उनको लगे कि हाँ, वो सरकार के साथ मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं। क्लियर। तो इस सारी चीज़ की यहाँ पे बात की गई है। अब जब ऐसा भारत आता है तो कैसा होगा? ऐसा भारत जब बनेगा तो उसकी संकल्पना कैसी अभिव्यक्त होगी? उसमें एकजुटता होगी, उसमें मजबूती होगी, उसमें समृद्धता होगी, और वो आत्मविश्वास से इतना परिपूर्ण होगा कि वो विश्व के पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ पाएगा। और आप देखिए, चाहे योग हो चाहे कुंभ हो, हमने हर एक देश को प्रभावित किया है, अर्थात हमने अपनी न्यू इंडिया की संकल्पना से हर एक मुल्क को प्रभावित किया। आज 190 से भी अधिक देश, चाहे देहरादून से डबलिन की बात हो, चाहे शंघाई से शिकागो की बात हो, चाहे जकार्ता से जोहान्सबर्ग की बात हो, सभी योग कर रहे, सभी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की कलाओं को प्रमोट कर रहे। सब ये जानने का प्रयत्न कर रहे कि आखिरकार इंडिया की डाइवर्सिटी में इतनी यूनिटी क्यों है। आखिरकार वो इंडिया जिस पे 200 से भी ज़्यादा वर्षों तक लोगों ने शासन किया, उसने यातनाएं सही, फिर भी आज वो अक्षुण्ण क्यों है। इस बात की जब वो जानकारी लेते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि ये पहले वाला अब इंडिया नहीं है, ये न्यू इंडिया है। इसके विचार अलग हैं, इसकी सोचने की क्षमता अलग है, इसके शिल्पकारों की कहानी अलग है। ये न केवल ऐसे शिल्पी हैं जो पुरातन से पुरातन व्यवस्था को नूतन प्रदान कर एक नवोन्मुख दिशा देने का प्रयत्न करते हैं, बल्कि ये वो शिल्पकार हैं जो हर एक विपत्तिजनक परिस्थिति में भी एकता का पराभाव दर्शाते हैं। इसमें हम शहरी परिवहन की बात अगर देखें तो किस प्रकार हमारे यहाँ पुराने परिवहन प्रणाली को बदलकर नई परिवहन प्रणाली को हम प्रमोट कर रहे हैं। हम मेट्रोपॉलिटन सिटी का निर्माण कर रहे हैं, हम कई सारे ऐसे हाई स्पीड परिवहन को प्रमोट कर रहे हैं,
कई सारे ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिससे हम पोल्यूशन की समस्या से निपट सकें। ऊर्जा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो परंपरागत साधनों की अपेक्षा, परंपरागत ईंधनों की अपेक्षा हम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो ज्वारी ऊर्जा हो, चाहे वो जल ऊर्जा हो। हम अंतरिक्ष में भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, चाहे मंगलयान मिशन की बात हो, चाहे चंद्रयान 2 की बात हो, या आगे आने वाले नए भारत की संकल्पना को साकार करने वाले गगनयान की बात हो। डिजिटल कनेक्टिविटी की तो बात ऐसी है कि गांव के दूर दराज में रहने वाला व्यक्ति भी आज अपने आप को डिजिटली रूप से कनेक्ट पाता है, चाहे आधार की बात हो, चाहे फ़ोन से पैसे के ट्रांजैक्शन करने की बात हो, या फिर उसे सरकार की किसी स्कीम्स की प्राप्ति की बात हो। स्वच्छता का संकल्प तो ऐसा हमारे सर चढ़ के बोल रहा है कि हम परिवहन के माध्यम में, या हम जब भी किसी क्षेत्र में होते हैं तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, ये तो स्वयं को संकल्प दिलाते हैं, बल्कि सामने अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो उसे इस बात का संकल्प भी दिलाते हैं। और आप इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हो कि क्लीन सिटी रैंकिंग में हर बार कई सारे देश के शहर टॉप 1, टॉप 2, टॉप 100 में आते हैं। इंदौर की तो बात ही अलग है। जलमार्गों की अगर बात करें तो पहले जहां हमारे 3 से 4 जलमार्ग होते थे, आज हम वहीं पे 107 से 108 जलमार्गों की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो तो आज हमने टैक्स के सिस्टम को चेंज किया, आज हमने नोटबंदी के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम किया। अब इस पे डिबेट देखो एक हो सकती है कि नोटबंदी या जीएसटी कितना अच्छा रहा या कितना नकारात्मक रहा, लेकिन हम यहाँ सुधार की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो वहाँ हम देखेंगे, आलोचना में हम कर सकते हैं बाद में, अभी बस यहाँ सुधार को देखते हैं। ठीक, इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर बात हो तो हमने किस प्रकार मुद्रा योजना चलाई, किस प्रकार स्टार्टअप्स और स्टैंडअप्स को प्रमोट किया, किस प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट किया। समझ गए? ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक रिफॉर्म को दर्शाती हैं। अर्थात न्यू इंडिया के वो जितने भी सेक्टर्स हैं या न्यू इंडिया के निर्माण में वो जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें हमने न केवल उत्तरोत्तर प्रगति की, बल्कि भविष्य में आने वाली उस विश्व प्रतिस्पर्धा में अपने आप को एक नेतृत्व भी प्रदान किया। विदेश नीति की अगर हम बात करें तो हमारी सिविल सेवकों ने न केवल इजराइल से संबंध अच्छे किए, बल्कि पैलेस्टीन से भी संबंध अच्छे रखे। न केवल सऊदी अरब से हमने संबंध अच्छे किए, बल्कि ईरान से भी संबंध अच्छे रखे। हमने अमेरिका की ओर भी हाथ बढ़ाया, तो हमने रूस और चीन के साथ भी कंधे से कंधा मिलाया। अर्थात ये सभी आपस में एक दूसरे से टसल रखते हैं। इजराइल की टसल पैलेस्टीन से है, लेकिन फिर भी हमारी उससे दोस्ती है। सऊदी अरब की टसल ईरान से है, फिर भी हमारी उससे दोस्ती है। अमेरिका की टसल रसिया और चाइना से है, फिर भी हमारी इनसे दोस्ती है। अर्थात हमने अपनी प्रभुता, हमने अपनी संप्रभुता को नए भारत के निर्माण में भी अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न किया है। यही तो नया भारत है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। क्लियर? फिर आप देखोगे जब हम आलोचना करते हैं तो आलोचना क्या होती है नए भारत के निर्माण की, कि वास्तव में नया जो भारत है वो केवल लिखित संबोधन से काम नहीं करेगा। अर्थात नए भारत के निर्माण के लिए हमें इन सभी चीज़ों को धरातल पर इम्प्लीमेंट करना होगा। और धरातल पर इम्प्लीमेंट कोई राजनेता नहीं करेगा, धरातल पर इम्प्लीमेंट करेंगे देश के प्रशासनिक प्रणाली, देश के नीति नियंता, देश के वो शिल्पकार जो वास्तव में देश को गढ़ते हैं। तो उनके आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि नए भारत का निर्माण हमारा कैसा होगा। और आप देखिएगा नए भारत के निर्माण से संबंधित संदीप वासलेकर की एक बुक है, लगभग वो आपको 160 या 125 के आसपास रुपए में मिलेगी। 200 पेजेस की है, कभी आप उसको पढ़ना, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, प्रभात प्रकाशन की। जब आपको टाइम मिले, खासतौर पर मेंस लिखने के बाद, आपको मज़ा आएगा। साथ ही आप नीति आयोग का दस्तावेज देखोगे, न्यू इंडिया @75 ईयर्स। ये क्या है? ये वास्तव में वो विजन है, वो गोल है, वो एजेंडा है जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में हमें प्राप्त करनी है। और प्रस्तावना में तो हमने रणनीतियों का उल्लेख इसमें भी किया है, न्यू इंडिया में जो विजन है इसका। साथ ही हमने ये भी कर लिया कि वास्तव में हमें क्या पाना है और कितना पाना है। लेकिन आज जब हम देखते हैं
कि रोजगार की कमी है, आर्थिक विकास का स्तर निम्न है, किसानों के लिए दुगनी आय की बात तो हो रही है, बट किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। सबके लिए आवास की बात तो है, लेकिन फिर भी आज लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे। तो क्या हम इतना सब न होने के बावजूद भी ये कह सकते हैं कि न्यू इंडिया में सबका साथ और सबका विकास होगा? क्या ये हम कह सकते हैं कि न्यू इंडिया हमारे पुराने चले आ रहे मॉडर्न इंडिया से काफ़ी बेहतर होगा? या फिर केवल ये एक नाम है, या फिर केवल ये एक कलेवर है भारत को बदलने का? वास्तव में भारत को हम आधारभूत तरीके से बदलेंगे या भारत को केवल विचार से बदलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारे नीति निर्माता, हमारे शिल्पकार किस प्रकार के भारत को गढ़ने की बात कर रहे हैं। क्लियर? आप देखोगे कि जब ऐसी बातें आती हैं तो खास तौर पर सिविल सर्वेंट्स की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी भूमिका बढ़ने का कारण ये है कि आज जैसे पॉलिटिकल सहभागिता बढ़ रही है, अर्थात आज जिस प्रकार राजनीतिक सहभागिता बढ़ रही है, जिस प्रकार लोकतंत्र का परिवेश बदल रहा है, उसमें नौकरशाह व प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। आप देखोगे कि एक समय था जब नौकरशाही के पास काफ़ी कम काम होते थे और सीमित काम होते थे, बट आज हर एक क्षेत्र में उसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होता है। खासतौर पर कोविड-19 की सिचुएशन में सबके लिए एक नई अवस्था थी, सबके लिए एक नए प्रकार का भय का माहौल था। लेकिन फिर भी देश के कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स, कई सारे ऐसी प्रशासिकाएं जिन्होंने देश को उस भावी या आप कह सकते हो उस भयावह बीमारी से निकालने में कितना अहम रोल प्ले किया है, उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। भारत में प्रशासन के अगर अर्थ की हम बात करें तो ये आज ब्रिटिश काल के प्रशासन के रूप में इसका अर्थ नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश काल में जो प्रशासन होता था उनका सिर्फ उद्देश्य था कि ब्रिटेन के हितों में भारत में शासन करना, अर्थात एक उपनिवेशिक शासन प्रणाली के फ्रेमवर्क में एक प्रशासन को प्रमोट करना। बट आज जो प्रशासन है वो कॉर्पोरेट प्रशासन है, अर्थात आज सरकार का सहयोग है, आज जनमानस का सहयोग है, और इस जनमानस के सहयोग के बिना हम अच्छा प्रशासन नहीं कर सकते। आज अगर कोई प्रशासनिक ऑफिसर ये सोचे कि वो बिना जनता का सहयोग लिए, बिना एनजीओ का सहयोग लिए, बिना भारत के प्रशासन का सहयोग लिए एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, तो ये अतिशयोक्ति होगी। कारण ब्रिटिश काल में जैसा मैंने आपको बता दिया कि वो भारतीयों के तहत शासित नहीं होते थे। आज जब हम अपने देश की नौकरशाही को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी, सबसे अपडेटेड नौकरशाही है। आप खुद ही देखते हो कि 10 लाख से भी ज़्यादा एस्पायरेंट्स पर ईयर इसमें फॉर्म फिल करते हैं और पर ईयर 1000 के लगभग इसमें सिविल सेवक बनकर निकलते हैं। क्लियर? आज भी लेकिन फिर भी देश को एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कुशल प्रशासक की ज़रूरत है। ऐसा नहीं मिलता। आपने नित्य घटनाएं सुनी होंगी कि इथिक्स के पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर लाने वाला पर्सन जब दूसरी बार पेपर देता है तो नकल करते हुए पकड़ा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई सारे ऐसे सिविल सेवक जो बेहतरीन अंकों से अपने आप को उस सेवा में उत्कृष्टता की ओर प्राप्त हुए, लेकिन वो बड़ी से बड़ी जब मुसीबत उनके सामने आती है तो रिज़ाइन कर देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो इथिकल बिहेवियर था, उनके अंदर की जो वैल्यूज़ थी, उनके अंदर की जो ड्यूटीफुलनेस थी, उनके अंदर जो कर्तव्य निष्ठा का भाव था, वो संपूर्ण नहीं था। क्लियर? इसीलिए सिविल सेवक को न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर के संबंधों में भी अपनी कुशल भूमिका निभाने के लिए इन सारे तत्वों का, इन सारे फीचर्स का होना आवश्यक है। कौन से फीचर? कि वो कर्तव्यनिष्ठ हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो, वो ईमानदार हो, वो ड्यूटीफुलनेस हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि विश्व की व्यवस्था कैसे बदल रही है, तब उस समय एक सफल कूटनीतिक की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इससे हम संबंधों को विस्तार दे सकते हैं, इससे हम आने वाली उन चुनौतियों से अपने आप को निपट सकते हैं। आप देखिए, चाहे डोकलाम का इशू हो, चाहे पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, कैसे इंडिया के डिप्लोमेट्स ने वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री को नेगोशिएट किया। उन्होंने किस प्रकार अलग अलग कंट्री को ये बताया कि पुलवामा जो अटैक हमारे यहाँ हुआ, उड़ी जो अटैक हमारे यहाँ हुआ, उसको काउंटर करने के लिए
हमने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 कंसीडर की। क्लियर? तो ये नेगोशिएशन तो तभी आ सकती है ना जब आपके अंदर एक प्रतिभा हो, जब आपके अंदर एक विचार हो और उस विचार के माध्यम से आप उन सब को परसुएट कर सकें। किसी भी देश के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों का निर्धारक होती है कूटनीतिक क्षमता। आपने अभी देखा जब मैंने आपको बताया कि कैसे हम इजराइल के साथ अपने संबंध मधुर रखते हैं, कैसे हम अमेरिका के साथ संबंध मधुर रखते हैं, कैसे हम ईरान के साथ संबंध मधुर रखते हैं, अर्थात हम सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास को किस तरीके से मजबूती प्रदान किए हैं, ये वास्तव में हमारी सिविल सेवा की ही एक उच्च कसौटी का परिणाम है। हम आज जब इकोनॉमिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं, जब आज हम वर्ल्ड लीडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं, तब इस सिविल सेवा की अपनी एक अलग महत्ता हो जाती है। क्लियर? फिर आप देखोगे, लेकिन आज कई बार ऐसा होता है कि जो भारतीय हितों के अनुरूप बहुपक्षीय संबंधों को पोषित करते हैं या उन योग्यताओं की आज हमें काफ़ी आवश्यकता है कि जो न केवल भारत के संबंधों को आंतरिक रूप से प्रमोट करें, बल्कि भारत के हितों को वर्ल्ड के फलक पर भी एक नई दिशा दें। ऐसे सिविल सेवकों की आज हमें आवश्यकता है। आज हमें आवश्यकता है भारत के उन आदर्शों को, भारत के उन हितों को वर्ल्ड के अलग अलग मंचेस में, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूनिसेफ हो, जो चाहे यूएन हो, वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से रखें और अपने नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन करें। आप देखोगे कई सारे आईएफएस ऑफिसर जब हमारी बातें वर्ल्ड के पटल पर रखते हैं तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। उसके इम्पैक्ट का ही परिणाम होता है कि देश में हम काफ़ी बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ का निर्माण कर पाते हैं। क्लियर? ब्रिटिश व्यवस्था की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके अनुरूप अब काम नहीं चलेगा। बात यह है कि पहले जो ब्रिटिश प्रशासन होता था उसमें आप देखेंगे आज भी आपको कई सारे ऐसे कलेक्टर मिलेंगे जो अपने आप को क्या समझते हैं, राजा समझते हैं। वो अपने आप को प्रजा का सेवक नहीं समझते, वो समझते हैं कि हम जो हैं हम ही सब कुछ हैं, ये हमारे रहमो करम पे पल रहे हैं। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। आज हमें ये देखना चाहिए कि वो जो अंतिम से अंतिम जन है हम उसके नौकर हैं और वो हमारा मालिक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में असली भारत वही है। क्लियर? तो नए भारत के लिए संगठित व व्यवस्थित नौकरशाही क्यों चाहिए? क्योंकि इसके उद्देश्य अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं। इसके अब उद्देश्य हैं जन सेवा करना, एनवायरनमेंट को भी टैकल करना, एनर्जी को कैसे सेव करना। आप देखिएगा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है, इसमें लगभग आप यकीन मानिए कि शायद 13 से 14 वुमेन्स ही उसको नेतृत्व दे रही हैं और वो 13 से 14 जो वुमेन्स है वो 2010 के बाद की आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। वो उस सिचुएशन को सोचो टैकल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक विज़न है, उनके अंदर एक आइडिया है एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ने का। क्लियर? आप विदेश संबंधों की बात करो, आप कूटनीति की बात करो, आप पॉलिटिकल की बात करो, इन सब चीज़ में अब इनकी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। कमी का नतीजा क्या है? तमाम कल्याणकारी योजनाएं इतनी ज़्यादा लागू होने के बावजूद भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। आप गरीबी देख लो, बढ़ रही है, भुखमरी की समस्या बढ़ रही है, बेरोजगारी उत्पन्न है, अशिक्षा विद्यमान ही है और आपराधिक प्रवृत्ति में किसी प्रकार की कमी ही नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें कमी भी हैं। क्लियर? आज हम जब चयन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो एग्ज़ाम होता है, फिर प्रशिक्षण होता है और फिर उनको अलग अलग क्षेत्रों में नियोजित किया जाता है कि आप आईएएस बन सकते हो, आप आईपीएस बन सकते हो, आप आईआरएस बन सकते हो। लेकिन आज इसमें सुधार की आवश्यकता है और इसी सुधार की आवश्यकता को ध्यान रखने के लिए, युग परिवर्तन को प्रमोट करने के लिए और उसके अनुसार इन सभी सिविल सेवकों को धारित करने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। इस कर्मयोगी मिशन में न केवल विश्वसनीयता को प्रमोट किया गया, न केवल जवाबदेहिता को इंश्योर किया गया, बल्कि ट्रांसपेरेंसी को हर तरीके से इनकलकेट किया गया। सभी समस्याओं का समाधान भी इन्हीं 3 समस्याओं से निकाला जा सकता है या इन्हीं 3 उद्देश्यों से निकाला जा सकता है। आज जब राज्य प्रशासनिक सेवा से लोग अखिल भारतीय सेवा में आते हैं तो वास्तव में वो राष्ट्र निर्माण के लिए भूमिका और बढ़ जाती है। आज 21 अप्रैल को जब हम सिविल सेवा डेज मनाते हैं
तो प्रधानमंत्री के माध्यम से पुरस्कार अर्जित कर लोगों को इस बात के लिए प्रमोट किया जाता है कि आपको अपनी नीतियां कैसी बनानी हैं, आपको अपने नियम कैसे बनाते हैं। आखिरकार सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने मेटकाफ हाउस में कई सारे उस समय के प्रशिक्षु आईएएस ऑफिसर्स को संबोधित किया था। जैसे आज आप देखते हो ना, प्राइम मिनिस्टर संबोधित करते हैं, तो उसी समय इन्होंने कहा था कि ये भारत का स्टील फ्रेम है। बट सिविल सर्विसेज डे को पहली बार हम 2006 से दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाने की शुरुआत करते हैं। ये बस आपकी जानकारी के लिए है, आप चाहें तो इन पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? भारत में इसकी नींव वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी, किंतु इसमें कई सारे जब सुधार किए गए कॉर्नवालिस के द्वारा, तो कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का पिता कहा जाने लगा। क्लियर? अब हम देखते हैं, जब आज़ाद हुआ हमारा मुल्क तो कई सारी समस्याएं थीं। उन समस्याओं को टैकल करते हुए, आज़ादी को बरकरार रखते हुए, भारत की बहुभाषी बहुजाति और जात पात से प्रभावित होने के बावजूद भी देश को किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं होने दिया। अर्थात देश को उस वक्त के सबसे बड़े सहारा बने जब देश सबसे कमज़ोर स्थिति में गुजर रहा था। कई सारे नीतिगत सलाहकार जमीन से लेकर फैसलों के अमलीकरण पर अपनी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। अर्थात वो सरकार को भी सुझाव देते हैं और ज़मीनी स्तर पर उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अर्थात पूरे के पूरे ताने बाने में अगर हम किसी एक पर्सन को रखें तो वो है सिविल सेवक। 90 के दशक से हालांकि इसमें जब राजनीतिकरण होने लगा, अर्थात कई सारे सिविल सर्विसेज के ऑफिसर जब राजनेताओं के साथ मिलकर सांठ-गांठ करके भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को प्रमोट किए और शताब्दी के शुरुआत में अर्थात 2000 के बाद से इस प्रवृत्ति में और बढ़ावा हुआ, तो इससे क्या हुआ कि इसका मुख्य उद्देश्य भटक गया। इससे जो आईएएस ऑफिसर की शुचिता थी सेवा की, वो कमतर होने लगी और जो वास्तव में इंडिया के आइडिया के अगेंस्ट थी। क्लियर? आप देखोगे कि करुणा पहल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, लास्ट ईयर में, जिसमें सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर सरकारी संगठन, आईटी पेशेवर, ये सब मिलकर क्या करेंगे? कोरोना से लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना एक महामारी थी और जो भी पर्सन काफ़ी अच्छा वर्क करता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा उसे लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप लोग जब कुछ अच्छा लिखते हो तो हम आपको भी एक पुरस्कार प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब बात आती है सिविल सेवा में सुधार की, तो सुशासन की धारणा का विकास हुआ। सुशासन क्या हुआ, क्या है, इस पर हम काफ़ी इंडिपेंडेंट रूप से कभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी बस आप ये समझ लें कि हाँ, सुशासन की धारणा का विकास हुआ। कर्मयोगी मिशन की हमने बात की, जिसका उद्देश्य था कि भविष्य के लिए सिविल सेवकों को तैयार करना, जिसमें कई सारे हमने गोल्स रखे कि वो अधिक रचनात्मक बने, क्रिएटिव बने, अभिनववादी बने, नया कुछ सोचें, पेशेवर उनके अंदर दक्षता हो, अर्थात वो जिस फील्ड से आए उसमें काफ़ी दक्ष हों, प्रगतिशील हों, रूढ़िवादी वो ना हो, अर्थात समय के अनुरूप अपने आप को चेंज कर लें, पारदर्शिता उनके अंदर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, वो प्रोएक्टिव हों अर्थात अति सक्रिय हों, प्रौद्योगिकी के मामले में वो काफ़ी कंफर्टेबल हों। होता क्या है कि कई बार जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कई सारे सिविल सेवक अपने आप को उसमें सहज नहीं पाते, और जब सहज नहीं पाते हैं तो क्या होता है कि इससे देश या उस जिले को प्रमोशन नहीं हो पाता। क्लियर? सिविल सेवा में समस्याएं क्या हैं? भ्रष्टाचार आप देख रहे हो समस्याएं, नीतियों का जन केंद्रित उतना ना हो पाना जितना होना चाहिए, ये अपने आप में समस्याएं हैं। और इसके अलावा आप आर्थिक तौर पर देखोगे कई सारे अफसर भ्रष्ट तो हैं, साथ ही बौद्धिक तौर पर भी कई सारे अफसर भ्रष्ट हैं। बौद्धिक तौर का क्या मतलब कि वो अपने स्वार्थ के लिए, नेताओं की चापलूसी के लिए उन्हीं के अनुरूप नीतियां बताते हैं। अर्थात वो देश हित को प्रमोट नहीं करते, वो राजनीति को प्रमोट करते हैं। आप देखोगे आए दिन कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर अपने आप को इसलिए सस्पेंड करता है या इसलिए अपने आप को आप कह सकते हो रिज़ाइन करता है क्योंकि उससे पॉलिटिक्स में आना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आप देखोगे कि कई बार देश की इंटीग्रिटी पे समझौता करते हैं। आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि कई सारे आईएएस ऑफिसर्स ने पड़ोसी मुल्क के साथ में मिलकर देश की कई सारी खुफिया एजेंसी को उसके साथ शेयर कर दिया। तो ये क्या है? ये देश के अखंडता के साथ समझौता है। क्लियर?
तो इस तरीके से हमने लगभग सभी पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दिए, सभी पॉइंट्स आपको कवर करा दिए। अब आपको इतने ही सारे पॉइंट्स से आपको एक कहानी गढ़नी है और इस पूरे टॉपिक को लगभग 1200 से शब्दों में आसपास आपको लिखना है। 1200 शब्दों का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसा आप ऐसे लिखते हो बिल्कुल वैसे ही आपको इसे कंप्लीट करना है। क्लियर? आप कैसा भी लिखें, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके उस पूरे लेखन में हम जब चेक करेंगे तो 4 चीज़ों को देखेंगे। अगर वो 4 चीज़ें हैं तो हम आपके उस चीज़ को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के आधार पर डिवाइड करेंगे। पहला कि आपकी भाषा शैली कैसी है। भाषा शैली का मतलब आपकी लेखन क्षमता में प्रवाह कैसा है। दूसरा, आपने कितनी कम से कम वर्तनी की अशुद्धियाँ की हैं। मैंने क्या कहा? कम से कम, अर्थात गलतियाँ तो होंगी ही, लेकिन जो कम से कम करेगा उस चीज़ को देखेंगे। तीसरा, कि आपने कितने प्रकार के डायमेंशन अर्थात हमने जितने बताए हैं इनको कवर किया है या नहीं किया है। चौथा, आपने अपनी तरफ से क्या नया इनोवेटिव डाला है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको मिलेंगे तो हम उसी आधार पर आपकी मार्क्स करेंगे। क्लियर? रही बात आपकी राइटिंग कैसी हो, तो राइटिंग आप कैसी भी लिखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेज आप किसी भी पेज में लिखें, लेकिन कोशिश करें A4 के पेज में लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए आगे काम आएगी। साथ ही आप जो राइटिंग लिखें वो पटनी होनी चाहिए। क्लियर? कलरफुल पेन्स का ना उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। डायग्राम बना दें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। साथ ही तैयार हो जाइए 28 फरवरी तक हमें हमारे पास इसे सबमिट करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले माह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।